ठीक है, तो फिर हम ये तो क्रिप्टोग्राफी के लिए जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो नंबर थ्योरी है, तो आपको नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो इसलिए पहले मैं आपको नंबर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ताकि ये सही। क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल होती है। तो अब इसमें सबसे पहले आप हम इंटीजर्स को पढ़ते हैं। तो ये आपके मोस्ट बेसिक जो सिंपलेस्ट आपके पास नंबर्स होते हैं जिन पर पूरी मैथमेटिक्स डिपेंड करती है वो इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स का जो सेट है कैपिटल जेड, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये 0, 1, -1, 2, -2 अप टू इन्फिनिटी। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स सब शामिल होते हैं, जीरो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है जेड सब प्लस हम इसको शो करते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसको कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। तो जीरो डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन जीरो इंटीजर है, जीरो को हम न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। तो अब नंबर थ्योरी क्या है? नंबर थ्योरी स्टडी ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम नंबर थ्योरी में स्टडी करते हैं। अब इसमें नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ साइन का फर्क है, प्रॉपर्टीज उनकी सेम है। तो मोस्ट स्पेसिफिकली हम नंबर थ्योरी में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तो अब जैसे इसके अंदर जो सबसे पहले आपको चीज पढ़नी है नंबर थ्योरी में, जो सबसे बेसिक रिलेशन है आपके पास वो डिवीजन एल्गोरिथम है, डीएम। तो डिवीजन एल्गोरिथम की कब जरूरत पड़ती है? जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से जो है वो डिवाइड करते हैं। तो जैसे ये 7 है, इसको जो है मैं एक और इंटीजर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जिस इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो 7 तो इसमें डिविडेंड है, 2 इसमें डिवाइजर है, तो डिवाइजर जो कैन नॉट बी जीरो। जैसे अगर हम एक इंटीजर a को दूसरे इंटीजर b से जो है डिवाइड करते हैं तो b कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइजर है हम देखते हैं उसके कितने मल्टीपल जो है वो डिविडेंड में फिट हो रहे हैं। यानी 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 2 के कितने मल्टीपल 7 में फिट होंगे? 3, क्योंकि 2 4 जा 8 होगा विच इज ग्रेटर देन 7। तो 2 का जो मैक्सिमम मल्टीपल है विच कैन फिट इनटू 7 वो आपके पास क्या 3 है। तो 2 इंटू 3 ये बता रहा है कि 2 का कौन कितना मल्टीपल 7 में फिट हो रहे हैं, ये क्वोशिएंट है। और बाकी जो चीज फिट नहीं हो सकी, जो बाकी बच गई, वो आपके पास रिमाइंडर है। तो ये 1 आपके पास जो है वो रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास ये a और b है, आपके पास ये क्या है? a और b आपके पास जो है ये इंटीजर्स हैं। तो a एंड b दे बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसमें जो कंडीशंस है वो क्या है कि जो डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। जो डिविडेंड है वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी जो ए है ये 7 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, लेकिन जीरो से खुद डिवाइड नहीं कर सकते। तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है यानी ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। आप बी के ऊपर कंडीशन है कि बी जो है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता। सही है। तो जब आप एक इंटीजर ए को दूसरे इंटीजर बी से डिवाइड करते हैं इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, तो उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है? ए इज इक्वल टू बी टाइम्स कोशेंट प्लस आर। जैसे आपने ऊपर देखा था 7 ए था, बी 2 था, कोशेंट 3 था, रिमाइंडर 1 था। तो क्यों हमें बताता है बी के कितने मल्टीपल ए में फिट होते, और जो चीज बाकी बच जाती है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब रिमाइंडर पे कंडीशन क्या होगी? रिमाइंडर कैन बी जीरो बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है या जीरो से ग्रेटर हो सकता है, और इट शुड बी लेस देन मॉडुलस बी। मॉडुलस बी की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि बी कैन बी नेगेटिव, बी नेगेटिव हो सकता है, तो हम मॉडुलस ले लेंगे तो हमें ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये याद रखें। डिवीजन एल्गोरिथम में कंडीशन क्या है? रिमाइंडर इज नेवर नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। तो ये रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये जो आपके पास इक्वेशन है जो आपको बताती है कि आप एक इंटीजर को जब दूसरे नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हासिल हो रहा है उनमें क्या रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है, a इज इक्वल टू b टाइम्स क्यू प्लस r, जहां पे रिमाइंडर के ऊपर ये कंडीशन है। सही है। ये रिमाइंडर के ऊपर आपके पास कंडीशन है, तो इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे फॉर एग्जांपल 17 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, a 17 है, b 3 है, तो 3 के कितने मल्टीपल 7 में फिट होंगे? 5। तो ये क्वोशिएंट हो गया 5। तो 3 5 15 प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या होगा? 2, ठीक है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक सही है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नॉन नेगेटिव है। लेकिन अगर फर्ज करें 11 है, इसको हम -3 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे b जो है वो नेगेटिव है, तो हम इसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि -3 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। अगर मैं -3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास जो है -9 हो जाएगा। इसमें आप -2 ऐड करेंगे तो इट विल बी इसमें 2 ऐड करेंगे तो इट विल बी
-9 और -2 इट शुड बी 11। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये 11 हो जाए। -3 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डेट इज -9। इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि इट शुड बी 11। तो इसके अंदर जो रिमाइंडर मेरे पास होना चाहिए -3 दैट इज 20। रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपके पास, क्योंकि 20 और -9 आपके पास क्या होगा, 11 होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास देखिए जो रिमाइंडर है दैट इज 20। रिमाइंडर आपके पास पॉजिटिव तो है, लेकिन वो इस किस कंडीशन को वायोलेट कर रहा है, रिमाइंडर जो है आपके पास वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन मॉडुलस बी। यहाँ पे बी आपके पास 3 है, तो रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 3। तो इस वजह से ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। ये डिवीजन एल्गोरिथम की इस कंडीशन को वायोलेट कर रहा है। यहाँ पे जो रिमाइंडर है 20 इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी दैट इज 3। ठीक है ना। तो इस वजह से ये आपके पास गलत है। अच्छा, अगर हम एक और ट्राई करते हैं इसको, एक और स्टेटमेंट की मदद से लिखने की कि इसको हम सही लिख सकें, तो जैसे अगर -3 है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -12 होगा, और -12 और -4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 होगा, -4 ले लेते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे बताएं रिमाइंडर क्या होना चाहिए। याद रखें कि आपको दोनों साइड पर 11 हासिल होना चाहिए। ठीक है। तो -3 और -4 आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा +12, और रिमाइंडर आप यहाँ पे -1 अगर आप उसमें ऐड करेंगे, +12 -1, तो इट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर है वो है -1। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें ऊपर वाले स्टेटमेंट में रिमाइंडर पॉजिटिव तो है, लेकिन वो ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। इस वाले स्टेटमेंट में रिमाइंडर जो है आपके पास वो नेगेटिव है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपके पास गलत है। तो याद रखें रिमाइंडर बिटवीन 0 एंड मॉडुलस भी होना चाहिए, और रिमाइंडर कैन बी 0। रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, रिमाइंडर कैन नेवर बी ग्रेटर देन बी। तो अब हम जैसे और लिखते हैं 11 है, इसको अब मैंने डिवाइड, याद रखिए इसमें b जो आपके -3 है, अगर मैं इसको -3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे बताएं इसमें कोशेंट क्या होना चाहिए, ये कोशेंट की वैल्यू और रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए। इस तरह कोशेंट नेगेटिव हो सकता है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन है कि इट शुड बी नॉन नेगेटिव एंड लेस देन द मॉडुलस ऑफ b जो कि 3 है। ठीक है। तो आप मुझे बताएं कोशेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैं कोशेंट क्या लिखूं, रिमाइंडर क्या लिखूं, इस तरह के मुझे 11 हासिल हो। जैसे यहाँ पे अगर रिमाइंडर आपने -3, तो माइनस माइनस प्लस है +9, और रिमाइंडर आपके पास क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो रिमाइंडर जो है यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नेगेटिव भी नहीं है और लेस देन मॉडुलस भी यानी 3 है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, ये डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक सही है। तो इसके अंदर मतलब डिवीजन एल्गोरिथम में इस टाइप के आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जैसे उसमें ये चेक करना हो किसी में, मतलब रिमाइंडर आपको गिवन हो तो आपने देखना होगा कि कहाँ पे रिमाइंडर सही है। तो अगर वो नेगेटिव है तो वो गलत है, अगर ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बी है तो वो गलत है। तो वो इस कंडीशन पे पूरा उतरना चाहिए, यानी 0 हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता, और इट शुड बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है। अच्छा फिर सर एक बात जी जी सर मुझे एक बात पूछनी थी। जी जी सर ये जो स्टेटमेंट है 3 × 4 वाली सेकंड लास्ट स्टेटमेंट जो है, जी जी -3 इसमें टू अगर हम 4 -4। को पॉजिटिव ले लें तो 3 4 12 -12 होगा, और फिर रिमाइंडर जो है -1 आ जाएगा। नहीं, अगर ये -12 है तो भी रिमाइंडर 1 होगा ना, रिमाइंडर -1 नहीं होगा, क्योंकि -12 और -1 तो जी जी -13 होता है ना। 1 तो सर 1 हो -13 जाएगा, तो फिर रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे आप 1 लिखें तो क्या ये देखें, क्या ये चीज 11 के बराबर है जो लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम +4 4 करें हो जाए, तो -3 × 4 कितना हो जाएगा, -12। 12। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसको जब मैं -12 में ऐड करूं तो मुझे 11 हासिल हो। बात समझ में आ रही है, मुझे क्या हासिल हो, 11। तो ये -12 में फिर मैं यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे 11 हासिल हो। 1 नहीं, अगर मैं 1 ऐड करता हूँ -11 हो जाएगा वो। हाँ -12 और +1 है तो -11 हो जाएगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे 1 तो नहीं आना चाहिए, -12 है
इसके अंदर कोई मुझे पॉजिटिव नंबर ऐड करके उसे जो है 11 बनाना पड़ेगा, तो फिर रिमाइंडर क्या होना चाहिए 23, क्योंकि -12 और +23 जो है दैट इज इक्वल टू 11। तो फिर यहाँ अच्छा पे सर, इस कंडीशन में जो -3 है, इसी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, इसमें जो -3 है ये आपके पास बी है, ये आपके पास जी, ये मेरे पास बी है, और जो 4 है वो कोशेंट है। ये 4 जो है ये कोशेंट है और ये है रिमाइंडर। तो अब अच्छा, और बी कोशेंट, का हम मॉड्यूल, जी 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 बोलो, हाँ कि जो बताइए। बी का हम मॉड देंगे, जैसे यहाँ पे -3 उसका मॉड देंगे तो वो 3 हो जाएगा। वो 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे आर होगा ना वो आपके पास वो लेस होगा देन 3 होना बिटवीन चाहिए। 0 एंड लेस देन 3 होना चाहिए। सही है, सही ये तो सही क्योंकि 23 है तो लेस देन 3 जो है आपके पास नहीं है, तो इस वजह से समझ में आ रही है ना बात। सही सही। मतलब ए और बी तो आपके पास जो है वो फिक्स्ड है ना। हाँ, कोशेंट आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, रिमाइंडर भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए रिमाइंडर के ऊपर कि इट शुड नॉट बी नेगेटिव, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इट शुड नॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिवाइजर। सही है, बात समझ में आ रही है, सही। ठीक है ना। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे चले मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। फर्ज करें कि ये आपके पास जो है ये आपके पास है -7, ये ए है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ -2 से, ये आपके पास बी है। तो अब आपने मुझे बताने कि अगर डिवीजन एल्गोरिथम मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो कोशेंट क्या होना चाहिए और रिमाइंडर क्या होना चाहिए। याद रखें रिमाइंडर की कंडीशन याद रखें, इट कैन बी 0 बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, और इट कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन मॉडुलस बी। यहाँ पे मॉडुलस बी जो है वो 2 है, यानी रिमाइंडर 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 के बराबर नहीं हो सकता, 2 से छोटा हो सकता है, यानी रिमाइंडर 0 हो सकता है। तो आपके पास रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, या तो रिमाइंडर 0 हो या रिमाइंडर 1 हो, 1 यानी हो। क्योंकि ये इंटीजर है, बस यही है आपके पास, 2 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सिर्फ दो आपके पास ऑप्शन है, यानी रिमाइंडर की सिर्फ 2 वैल्यूज पॉसिबल है। तो अब मुझे बताइए कि अब अगर यहाँ पर मैं 1 रख दूं, यही मेरे पास चॉइस है ना, क्योंकि 0 तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है ना, -7 -2 सही। से। अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लूं कि उसको जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूं तो मुझे -7 मिले, बताएं। यहाँ पे 1 रखेंगे -2 + 1 वो -1 होगा, 2 रखेंगे -4 + 1 -3 होगा, और अगर मैं 3 रखता हूं तो -6 + 1 ये आपके पास होगा 5 -5, तो यहाँ पे होना चाहिए 4, क्योंकि -2 × 4 आपके पास -8 होगा, -8 + 1 कितना हो जाएगा -7। -7। सही ना, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लग सकता मैं, क्यों, अगर -2 × -4 है तो ये तो +8 होगा ना, तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, +8 और हाँ। +1 +9 होगा आपके पास, समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे सही। आपके पास जो मतलब कोशेंट है वो आपके पास 4 है, और जो रिमाइंडर है आपके पास वो कितना है, वो 1 है। समझ में आ रही बात। अच्छा सर, इसकी टेक्निक ये हो सकती है कि सबसे पहले आप रिमाइंडर सेट कर लें अपना, या क्वेश्चन सेट करें। नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रिमाइंडर की वैल्यूज कम है ना, तो इसलिए तो यहाँ पे सेट अच्छा। करके सॉल्व करना आसान है। अब अगर फर्ज करें सही। बी जो होता, बी आपके पास 25 होता, तो अब रिमाइंडर की तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल होती, तो फिर वो उसमें ज्यादा टाइम आपका जाया होता। बस ये आपको याद रखना कि यहाँ पर आप जो भी नंबर रखें वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके जो आपका नेट आंसर आना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है ना इसके बराबर होना चाहिए, और फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर होना चाहिए ना वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और लेस देन मॉडुलस बी होना चाहिए। समझ में आ रही बात, सही। ठीक है ना। तो ये आप अगर मतलब अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये जो है इसकी आपको आप आदत हो जाएगी। जैसे -2 है फर्ज करें, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, ये बी है। तो अब मुझे बताएं कोशेंट और रिमाइंडर क्या होंगे जब आप इसके ऊपर डिविजन एल्गोरिथम लगा रही हैं, तो अब मुझे बताएं कोशेंट और रिमाइंडर क्या होंगे। तो याद रखें अब क्योंकि आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर हासिल करना है, सही है ना, तो यहाँ पे कोई इसका मतलब कोई नेगेटिव मल्टीपल होना चाहिए, रिमाइंडर तो नेगेटिव हो नहीं सकता। अब जैसे 21 के करीब कोई नेगेटिव मल्टीपल -4 भी हो सकता है, चले -4 लेते हैं। अगर मैं -4 लेता हूँ तो 5 × -4 हो जाएगा -20, तो -20 है, इसको -21 बनाने के लिए फिर यहाँ पे मुझे -1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इस तरह जो रिमाइंडर है आपके पास
वो जो होगा नेगेटिव होगा, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक गलत है। सही है ना? तो ये तो सही नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, जो हमने -4 रखा, अब इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। यानी -4 की जगह अगर फर्ज करें मैं -5 रखता हूँ, तो अब 5 और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -25, -25 में 4 ऐड करेंगे तो ये होगा -21। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है आपके पास वो 4 है। तो आप देखें यहाँ पे जो रिमाइंडर है आपके पास नॉन नेगेटिव है और जो मॉडुलस 5 है उससे लेस है, यानी ये जो रिमाइंडर है ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 5 है। तो ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये आपका रिमाइंडर सही है। समझ में आ रही बात? हाँ, क्लियर है बात? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है, क्लियर हो गया। हाँ, तो इसमें कुछ पूछना है आपने? क्या ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डिवाइड और डिवाइडेंड? जी, क्या बोल रही हैं? क्या हमारे पास डिवाइजर या डिवाइडेंड की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है? नहीं, ये इंटीजर्स होंगे ना। ये देखें यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि ये a और b आपके पास क्या है, ये इंटीजर्स हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ये इंटीजर्स होंगे आपके पास। ठीक है ना? यार देखें, नंबर थ्योरी में या क्रिप्टोग्राफी में आप जो है इंटीजर्स को स्टडी करते हैं, उसके अंदर जो भी आपको गिवन होंगे इंटीजर्स होंगे, यानी जो अगर जनरल आपको गिवन है सिंबल्स a b c d x y z वगैरह, वो सब आपके पास, वो सब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है? ठीक है, तो क्लियर है ना यहाँ तक आपकी ये जो बात है? ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब और अच्छा, ये तो नंबर, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये हो गया है, ये आप इसको समझ गए। अच्छा, इसके अंदर स्पेशल केस आपके पास क्या है? ये जो आपके पास है कि आपने एक इंटीजर a को दूसरे इंटीजर b से डिवाइड किया, तो आपको दो नए इंटीजर्स मिले, कोशेंट और रिमाइंडर। आपके पास जो है डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसमें रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन क्या है कि इट कैन बी 0 बट कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये शुड बी लेस देन मॉडुलस b, जहाँ पे a और b आपके पास क्या इंटीजर्स हैं और b जो है वो नॉन जीरो है, यानी b जो डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्पेशल केस क्या होगा? अगर r जो है रिमाइंडर वो 0 है, ठीक है ना? अगर रिमाइंडर 0, जैसे अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे पता है 2 के एग्जैक्टली जो 3 है मल्टीपल से वो इसमें फिट हो जाएंगे, रिमाइंडर आपके पास क्या होगा? 0। यानी सिंपली आप फिर उसको इस तरह लिखेंगे 2 into 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 डिवाइड 6। सही है? तो अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? जो डिवाइजर है ये डिवाइड करता है डिविडेंड को, यानी डिविडेंड इज डिविजिबल बाय डिवाइजर। यानी यहाँ पे हम कहेंगे 6 इज डिविजिबल बाय 2, या 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। सही है? सही। या 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। तो ये स्पेशल केस है जब आपके पास रिमाइंडर जो है 0 हो, तो फिर उस सूरत में आपको डिविजिबिलिटी मिलती है। इसको हम डिविजिबिलिटी कहते हैं कि एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से कब डिविजिबल होता है? जब रिमाइंडर जो हो वो 0 हो। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं कि पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हैं उनकी वैल्यूज क्या हो सकती है। अब जैसे फर्ज करें a आपके पास जो है 17 है, ये आपका डिविडेंड है, इसको आप b से डिवाइड कर रहे हैं, लेट से आप इसको जो है 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? मतलब अगर पहली ऑप्शन तो ये हो सकती है कि जो a है वो b से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो फिर आपके पास रिमाइंडर क्या होगा? 0। ठीक है ना? और यह हो सकता है कि जो रिमाइंडर है वो 1 हो आपके पास, या रिमाइंडर 2 हो आपके पास, 3 हो आपके पास, 4 हो आपके पास, 5 हो आपके पास और 6 हो। तो जो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू वो 0 से लेकर 6 तक है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 7 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, वो b का एक मल्टीपल जो है वो बन जाएगा। तो अगर b की वैल्यू 7 है, अगर आप किसी भी इंटीजर को 7 से डिवाइड करते हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आपके पास क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 0 से लेकर लेस देन 1 वैल्यू फ्रॉम b। यानी जनरली जो आपके रिमाइंडर होंगे वो 0, 1 से लेकर b-1 तक होंगे। ठीक है, जैसे अगर b 7 है तो 0 से लेकर जो है वो 6 तक होंगे। बात समझ आ रही है? यानी जो रिमाइंडर्स की जो आपके पास पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो b वैल्यूज होंगी। 0 क्योंकि आप शामिल कर रहे हैं, तो 0 से b-1 तक ये टोटल कितनी वैल्यूज हैं? b वैल्यूज है। तो देयर आर b पॉसिबल रिमाइंडर्स फ्रॉम 0 to b-1। जैसे अगर
बी आपके पास 11 है, तो देयर आर 11 पॉसिबल रिमाइंडर्स। 11 पॉसिबल रिमाइंडर्स यानी 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3, लास्ट वैल्यू क्या होगी आपकी b माइनस 1। क्लियर है बात? जी। ठीक है ना। तो अगर आपके पास जो डिवाइजर है वो आपके पास 2 हो, तो फिर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? 2 कौन कौन से 0 होंगे? 1 0 1। तो इट विल बिकम ए बाइनरी सिस्टम। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें डिवाइजर जो होता है आपके पास, यानी उसकी जो बेस होती है वो आपके पास 2 होती है। ठीक है ना। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास फर्ज करें कि n जो है वो कोई भी नंबर है, n जो है आपके पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है। और आपके पास जो b है, जो आपके पास डिवाइजर है, लेट्स से वो 5 है। तो अब अगर आप किसी भी इंटीजर को 5 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से होंगे आपके पास? उनकी कौन कौन से यानी रिमाइंडर्स हमें हासिल हो सकते हैं? 0 till 4 1 2 3 4 तक ना। ये जी। जो है आपके ये 5 पॉसिबल वैल्यूज है 0 से लेकर 4 तक। तो डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक अगर मैं किसी भी नंबर को यहाँ, यानी जनरल तो डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास क्या है कि आप a को डिवाइड करते हैं b से, तो ये आपके पास है a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r। तो यहाँ पे a की जगह मैंने n ले लिया है, कोई भी ले ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंबल्स हैं, असल चीज ये कि किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर n है, इसको अगर आप b यानी 5 से डिवाइड करते हैं, b की जगह 5 आ गया, 5q प्लस r, ठीक है ना। और क्योंकि r की जो है कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी इंटीजर को कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हैं? अगर r जो है, अगर r आपके पास जो है वो 0 इसमें रखे तो n आपके पास क्या हो जाएगा? 5q, ठीक है। अगर r इसके अंदर, अगर r इस डिविजन एल्गोरिथम में r की वैल्यू 1 है तो n की फॉर्म क्या होगी आपके पास? 5q प्लस 1, ठीक है। और अगर r आपके पास 2 है तो n की फॉर्म क्या होगी? 5q प्लस 2, ठीक है ना। और कौन सी पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती है n की? n is equals to 5q plus 3 5q प्लस 3। और इसी तरह लास्ट फॉर्म होगी आपके पास n इज plus इक्वल 4 टू 5q प्लस 4। यानी कोई भी जो इंटीजर होगा वो इस तरह 5 डिफरेंट फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं। 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 5q प्लस 5, तो ये एक्चुअली ये जो फॉर्म है ना, ये कोई नई फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें से अगर आप देखें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 5। अच्छा, और ये जो q प्लस यहाँ पे बचेगा q प्लस 1। ये जो q प्लस 1 है, इसको अगर मैं दोबारा q कह दूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 5q। तो एक्चुअली ये वाली फॉर्म तो फिर ये वाली ही हो जाएगी जो फर्स्ट फॉर्म आपने लिखी थी ना, ये ऊपर ये वाली। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब ये फॉर्म रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास जो मतलब जो डिस्टिंक्ट फॉर्म होंगी ना, वो 5 फॉर्म है। कौन कौन सी? 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4। क्योंकि इसमें आप 5 से डिवाइड करें, b 5 है, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है। बात क्लियर हो रही है सही। या इसमें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन सर ये जो आपने लिखा है 5q प्लस 5, ये तो पॉसिबल नहीं ना, फिर तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी। हाँ, इसी वजह से फुलफिल नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। क्योंकि इसमें से 5 अगर आप कॉमन ले लें, मतलब ये जो चीज है ये एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है ना, 5q प्लस 5। तो जब एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है तो ये आपके पास ये कौन सा केस है? ये वाला है, यानी इसमें रिमाइंडर क्या है? 0 है। 0। तो वो दोबारा यही फॉर्म मिल जाएगी, यानी रिमाइंडर 0 है तो उसका तभी ये फॉर्म है आपके पास 5q। अच्छा, तो अब इसमें अब जैसे आप फर्ज करें कोई भी मैं इंटीजर लेता हूँ, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर है n। तो अब उसकी अगर 7 का मतलब है इसमें जो b की वैल्यू है डिवाइजर वो 7 है, तो फिर n की कितनी पॉसिबल फॉर्म्स होगी? आप किसी भी इंटीजर को 7 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। 7q, इसमें रिमाइंडर 0 है, क्योंकि b की वैल्यू 7 है, तो इसमें रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 0 से लेकर 6 तक।
तो एक तो या तो फॉर्म होगी 7q या फिर 7q प्लस 1 या 7q प्लस 2, इसमें रिमाइंडर 0 है। और इस तरह लास्ट आपके पास फॉर्म क्या हो जाएगी 7q प्लस 6। 7q प्लस 6, सही है ना। तो ये 7 पॉसिबल फॉर्म्स हो जाएंगी आपके पास 7q प्लस 6। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई आपको डिवीजन एल्गोरिथम। और फिर ये डिवीजन एल्गोरिथम से मुतालिक जो है ये आपके रिजल्ट्स हैं। अच्छा, आपको पता है इवन नंबर और ऑड नंबर? जी सर। अच्छा, तो इवन नंबर जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो किसी भी इवन नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है? अगर n इवन नंबर है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं 2 into k, जहाँ पे k जो है वो कोई भी इंटीजर है, जो यानी ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 10 है तो 10 को आप 2k की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं 2 into 5, यहाँ पे जो k है इसकी वैल्यू 5 है। और ये नेगेटिव भी हो सकता है n इस पे, जैसे अगर ये -10 होगा तो 2k की फॉर्म क्या हो जाएगी 2 into -5, इसमें k जो है वो -5 है, -5 भी इंटीजर है, ठीक है। और ऑड नंबर्स जो होते हैं आपके पास, ऑड नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते तो उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है n इज इक्वल टू या तो 1 लेस देन सम मल्टीपल ऑफ 2 होगा या 1 ग्रेटर देन सम मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो उसको दो फॉर्म में आप लिख सकते हैं, या तो 2k -1 या 2k +1। तो यहाँ पे जो k है आपके पास वो कोई भी इंटीजर है, जैसे 7 है, 7 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 into 4 - 1। ये 2k -1 की फॉर्म में लिखा है तो उसमें k आपके पास 4 है। और अगर 2k +1 की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप लिखेंगे 2 into 3 + 1, इसमें k 3 है, ठीक है। तो मेन चीज है कि जो इवन नंबर्स होते हैं उनकी जनरल फॉर्म ये होती है 2k, और जहाँ पे कोई भी इंटीजर है। और जो आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं उनकी जनरल फॉर्म आपके पास ये होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो आपके पास जो इंटीजर्स हैं, अब कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो फैक्ट होते हैं वो सही होते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे आप, या जैसे फिजिक्स में हम टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते ना, टाइम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो सर्कुलर डेफिनेशन होगी, यानी इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। तो वो कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगर आप ये कहें कि जो राइट हैंड है वो राइट हैंड है, तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है। राइट हैंड इज राइट हैंड, ये राइट हैंड इन टर्म्स ऑफ राइट हैंड है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं टाइम को इस तरह डिफाइन करूंगा किसी इवेंट का ड्यूरेशन, जैसे आप एक ग्लास है उसको आप छोड़ते हैं, वो जमीन से जाके टकराता है, ये एक इवेंट है, आप इसकी ड्यूरेशन निकालते हैं, तो ड्यूरेशन क्या है? एक्चुअली टाइम ही है। तो ये टाइम की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम ही है। तो ये अनडिफाइंड टर्म्स होती है जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन वो ट्रू होती है, तो उनको हम बगैर डिफाइन किए जो है सही मानते हैं। तो उन ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो, जैसे फिजिक्स में मास को डिफाइन नहीं करते, मास को कहते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, लेकिन मैटर इटसेल्फ क्या, मास ही है। तो ये मास की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मास ही है। तो फिजिक्स में 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना आपके पास, मास, डिस्टेंस और टाइम। उनको हम डिफाइन नहीं करते, लेकिन हम उन्हें समझते हैं, हम उनको बगैर डिफाइन किए एज इट इज मान लेते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स में कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हम पॉइंट को डिफाइन नहीं करते, एज इट इज मानते। लाइन को डिफाइन नहीं करते, एज इट इज मानते। उनको बगैर डिफाइन के हम समझते हैं, लेकिन हम डिफाइन नहीं कर सकते। उनकी डेफिनेशन फर्दर सिंपलर कॉन्सेप्ट्स में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन वो ट्रू होते हैं और उनको हम बगैर प्रूफ के सही मानते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सियोम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सियोम्स। तो अब हर सब्जेक्ट के एक्सियोम्स होते हैं। अब जैसे फिजिक्स में जो एक्सियोम्स आपके पास है वो मास, टाइम और डिस्टेंस हैं। अब नंबर थ्योरी में हम इंटीजर्स को पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें पता है सही हैं। हमारे ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल्स, उन्होंने कभी भी इन फैक्ट्स के खिलाफ ये फैक्ट्स कभी भी उन्होंने देखा गलत नहीं हुए। लेकिन वो ये ऐसे फैक्ट्स हैं इंटीजर्स के बारे में जो हम कभी प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है ये फैक्ट सही है। तो ये एक्सियोम्स ऑफ इंटीजर्स हैं, एक्सियोम्स अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में जो एक्सियोम्स है। तो वो एक्सियोम्स आपके पास कौन से हैं जो हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन वो सही, हम उन्हें बगैर प्रूफ किए हुए सही मानते हैं। तो वो आपके पास जो है वो आपके पास पहला ये है कि अगर आपके पास दो इंटीजर हैं n और m, तो दो इंटीजर का जो सम होता है वो भी इंटीजर होता है। इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है दैट इज n और m इंटीजर हैं आपके पास। तो जैसे ये n कॉमा m, ये आपके पास जो है दे आर इंटीजर्स। तो पहला फैक्ट आपके पास क्या है? तो इनका जो सम होगा n + m, वो भी इंटीजर होगा, बिलोंग्स टू
z। तो ये आपके पास जो है ये पहला फैक्ट है, ठीक है। ये आपके पास पहला फैक्ट है कि अगर n और m इंटीजर है तो उनका सम इंटीजर होगा, दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होता है, n माइनस m भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर होगा। अब मुझे कोई ऐसी एग्जांपल नहीं दे सकते दो इंटीजर्स की जिनका सम या डिफरेंस इंटीजर ना हो। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, देखिए इंटीजर्स के सेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है आपके पास, इंटीजर होता है। ये इंटीजर्स के एक्सियोम है, ये ऐसे फैक्ट्स हैं इंटीजर्स के बारे में जो हमेशा ट्रू होंगे लेकिन हम इन्हें प्रूव नहीं कर सकते, तो हम इन्हें एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर्स होता है। क्या दो इंटीजर्स का कोशेंट या रेशो भी इंटीजर जरूरी है कि इंटीजर हो? समटाइम्स हो सकता है ऐसा हो, जैसे 6 को आप 2 से डिवाइड करें तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा 3, लेकिन अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। तो ये जो फैक्ट है ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, तो ये एक्सियोम नहीं है। याद रखें दो इंटीजर्स के क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर हो, लेकिन दो इंटीजर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, और इसके अलावा अगर आपके पास m जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, m पॉजिटिव इंटीजर है और n कोई भी इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर की कोई भी आप पॉजिटिव पावर लें वो भी इंटीजर हो। याद रखें पॉजिटिव पावर, क्योंकि अगर पावर नेगेटिव हुई जैसे 2 की पावर -3 तो ये एक्चुअली आपके पास क्या 1/2 क्यूब, जो कि 1/8 है, जो कि इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट एन इंटीजर। सही है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। सही है, तो ये हमारे पास बेसिक फैक्ट्स हैं इंटीजर्स के बारे में, तो ये आप याद रखिए। तो अब इन फैक्ट्स को अगर मैं यूज करूं तो फर्ज करें कि x जो है आपके पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो अब उसके साथ में कोई भी ऑपरेशन करूं जो इन एक्सियोम्स को वायोलेट नहीं करता, तो उसके नतीजे में जो भी नई चीज बनेगी वो भी इंटीजर होगी। जैसे आपके पास 2x³ - 7 है, तो ये जो पूरी चीज है ना आपके पास ये इंटीजर है बाय यूजिंग द एक्सियोम्स ऑफ इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि हमें ये गिवन है कि x जो है आपके पास वो इंटीजर है। तो अब हम इंटीजर्स के जो ऊपर एक्सियोम्स बताए उनको यूज करें तो x³ किसी इंटीजर की कोई पॉजिटिव पावर, ये इंटीजर होती है तो x³ आपके पास इंटीजर होगा। और फिर किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2x³ ये भी इंटीजर होगा। और किसी इंटीजर से अगर आप कोई भी डेफिनेट इंटीजर यानी 7 भी इंटीजर से माइनस करें तो 2x³ - 7 ये भी एक इंटीजर होगा। तो इसके अंदर हमने इंटीजर्स के एक्सियोम्स को यूज करके ये जो मेरे पास फॉर्म है ना ये भी आपके पास क्या है, इंटीजर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब अगर फर्ज करें, अब अगर मेरे पास अब जैसे ये सारी बातें अगर आप याद रखें, अगर फर्ज करें मेरे पास x और y जो हैं वो इवन इंटीजर्स हैं। अब इवन इंटीजर्स आपको पता है कैसे इंटीजर्स होते हैं, ये इवन इंटीजर्स हैं, तो क्या दो इवन इंटीजर्स का सम भी इवन होगा? यस। ठीक है ना। तो अब इसको आप किस तरह मतलब देख सकते हैं या किस तरह साबित कर सकते हैं, क्योंकि x आपके पास इवन है तो x की फॉर्म क्या होगी आपके पास 2k, आपको पता है